अब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी और क्रांतिकारियों ने कैसा संघर्ष किया, आप उसको एक बार देखेंगे तो आपकी आंखें गीली हो जाएंगी। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी अपने संघर्ष के दिनों में लिखते हैं कि क्रांतिकारी नौजवानों को हमने भर्ती तो कर लिया, लेकिन देश के लोगों को हम समझा नहीं पा रहे थे कि क्रांति क्या है, आजादी की कीमत क्या है, गुलामी के नुकसान क्या है। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा जेल से 2 दिन पहले लिखी। उनकी माँ उनके लिए खाना लेकर गई, उन्होंने अपील लिखने के लिए पेपर मांगा, उस पेपर में से जो पेपर बचा उस पेपर के ऊपर पेंसिल से उन्होंने अपनी पूरी आत्मकथा लिखी और उस आत्मकथा को उन्होंने जेल के बाहर भेजा। वो आत्मकथा आज भी आप चाहें तो इंटरनेट पर उपलब्ध है, खरीद भी सकते हैं, बहुत से प्रकाशकों ने उसको छापा है। तो उस आत्मकथा में वो लिखते हैं कि हमारे पास पहनने के लिए भी कोई साबुत कपड़ा नहीं बचा था, हम लंगर में, मंदिरों में, धर्म क्षेत्रों में जाकर भोजन करते थे। आगे पंडित रामप्रसाद जी कहते हैं कि पूरी अंग्रेजों की पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है और जो मेरे आसपास मेरे भरोसे जो नौजवान क्रांति करने के लिए आए हैं, जब मैं उनको देखता हूं कि वो अंगोछा पहनकर या केवल लंगोट पहनकर पूरे दिन रहते हैं, वो अखबार बिछाकर फर्श के ऊपर, कच्चे फर्श के ऊपर सोते हैं, तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसे नौजवान जो अपनी पढ़ाई छोड़कर आए, अपने घर परिवार छोड़कर आए, उनको 2 वक्त का भोजन भी क्रांतिकारियों को नसीब नहीं होता। उनको भोजन की जगह सत्तू घोलकर पीना पड़ता है और कभी कभी तो वो सत्तू भी नसीब नहीं होता। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी खुद क्योंकि कसरत करते थे और रोज उनको 1 वक्त दूध पीने की आदत थी, तो वो आगे लिखते हैं कि मुझे रोज दूध पीने की आदत है, लेकिन मैं अपने आसपास के क्रांतिकारियों को, नौजवानों के चेहरों को देखता हूं तो मुझे रोना आता है और मैं दूध पीने के बारे में सोचने की भी मेरी हिम्मत नहीं होती। तो ऐसे संघर्षों से हमारे क्रांतिकारियों ने क्रांति की थी। तो जब ऐसा संघर्ष आ गया तो उन्होंने निर्णय किया कि अब हम जो जमींदार और साहूकार है, जो हमारे देश के गरीबों को लूटते हैं, उनके ऊपर डकैती डालेंगे। तो उन्होंने 2-3 डकैतियां भी डाली। वो डकैती डालने का उद्देश्य उनका हथियार प्राप्त करना था और क्रांति के लिए धन उगाना था। जब डकैती में उन्होंने सोचा कि 1-2 डकैती में क्या हुआ कि लोगों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, तो उन्होंने जबरदस्ती उनको गोली चलानी पड़ी तो 1-2 व्यक्ति उससे घायल हो गए या मर गए। तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि इससे हम क्रांतिकारी यदि डकैती का काम करेंगे, लोगों से, साहूकार या जमींदारों से भी पैसा लेंगे, तो लोगों के मन में हम अपने विचारों का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। तो उनके मन में दुख हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अब कोई और रास्ता निकालेंगे। तो एक बार वो लखनऊ से सहारनपुर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ट्रेन के अंदर एक संदूक रखी हुई है और हर स्टेशन के ऊपर रेलवे का कोई कर्मचारी आता है और उसके अंदर पैसे डालता है। तो उनके मन में विचार आया कि ये क्या है। तो पता किया तो पता लगा कि ये गार्ड रूम में जो संदूक रखी हुई है, इसमें रेलवे की जो पैसेंजर ट्रेन की जितनी भी आमदनी होती है टिकट बिकने से, उसको डाला जाता है। तो उनके मन में विचार आया कि अब हम अपने जमींदारों, साहूकारों के ऊपर डकैती नहीं डालेंगे, हम अंग्रेजों के ऊपर डकैती डालेंगे। तो उनके लगभग 25 साथियों ने मिलकर ट्रेन लूटने की योजना बनाई। 10 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। 9 अगस्त 1925 को जब ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर के लिए चली, तो लखनऊ से 15-20 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है काकोरी नाम का, आप सबने भी देखा होगा। उस काकोरी स्टेशन के ऊपर उन्होंने चेन खींची। चेन खींचने के बाद उन्होंने, उनके हाथ में माउजर पिस्तौल थे जर्मनी के बने हुए, उनके साथ ट्रेन रुकी, फायर किए, गार्ड के रूम में गए। गार्ड को उन्होंने कहा कि आप यदि कुछ नहीं कहोगे तो हम आपके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। संदूक का बक्सा निकाला, संदूक को खोलने की कोशिश की, उसका ताला नहीं टूटा। तो कुल्हाड़े से चंद्रशेखर आजाद ने उसको तोड़ा, उसमें 8,000 रुपये उनको मिले। 8,000 रुपये लेकर वो वहां से जाने लगे। उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम किसी भी यात्री को नहीं लूटेंगे, हम केवल अंग्रेजों का सामान, अंग्रेजों ने जो हमसे लूटा है उसको लूटने के लिए आए हैं, किसी भी यात्री को हमसे खतरा नहीं है। तो भी जबरदस्ती एक यात्री ट्रेन में नीचे उतर गया। तो जो वो हवाई फायर कर रहे थे, तो एक गोली उसको लग गई, तो एक व्यक्ति की मौत हो गई जिसको क्रांतिकारी करना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती हो गई। ट्रेन का जो गार्ड था उसने एक क्रांतिकारी को देख लिया था लाइट में, लालटेन की लाइट में। तो उस क्रांतिकारी ने उसको कहा कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया है। फिर भी क्योंकि उनका भी दिल था क्रांतिकारी का, उन्होंने कहा कि यदि तुम संकल्प लो भगवान को मानकर कि मुझे कभी भी पहचानोगे नहीं तो मैं आपको छोड़ देता हूं। गार्ड ने कहा कि मेरे बीवी बच्चे हैं, आप मुझे छोड़ दीजिए। तो क्रांतिकारी ने उसको छोड़ दिया कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूं। उस गार्ड के बाद वो क्रांतिकारी की एक अलग से एक कहानी है। गार्ड जेल में आया, जेल में उसने पहचानने से इनकार कर दिया और वो गार्ड उसको आजादी के बाद फिर एक रेलवे के अधिकारी के रूप में मिला। तो उनकी ट्रेन को लूटना अपने आप में एक बड़ी घटना थी और अंग्रेजों
अंग्रेजों ने इसको ऐसे लिया कि आज 10 नौजवानों ने एक ट्रेन लूटी है, कल को थाना लूटेंगे, परसों को बैंक लूटेंगे, तो हमारा सारा शासन तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी जो अपने सबसे तेज तर्रार अफसर हैं उनको उसकी जांच में लगाया। स्कॉटलैंड की पुलिस का नाम आपने सुना होगा, सबसे तेज पुलिस आज भी मानी जाती है स्कॉटलैंड की। अपने क्रांतिकारियों ने काकोरी की ट्रेन की लूट की, 8,000 रुपए उसमें मिले, लेकिन उसमें एक भूल रह गई। वो भूल क्या रही? एक क्रांतिकारी की चद्दर ट्रेन में छूट गई। उस चद्दर के ऊपर धोबी का एक निशान लगा हुआ था, तो स्कॉटलैंड की पुलिस को उन्होंने उसमें लगाया कि स्कॉटलैंड की पुलिस को हम लगाते हैं, वो जांच करेगी। तो उस पुलिस ने जांच की, जांच करके धोबी को पकड़ा। धोबी से उनको पता लग गया कि किसकी चद्दर थी। एक क्रांतिकारी पकड़ में आया तो पूरे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों की पुलिस ने पकड़ लिया। और उसके ऊपर फिर आज हम बात करें तो बिल्डिंग कोठी मल्लिका असद महल जो लखनऊ के बीच में होती थी, वहां पर एक रिंग थिएटर होता था जहां पर अंग्रेज अपना मनोरंजन करते थे। तो अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उस रिंग थिएटर में उन्होंने स्पेशल एक कोर्ट बनाया, स्पेशल जज बिठाया और 10 महीने तक लगातार फास्ट ट्रैक इस काकोरी क्रांतिकारी घटना की सुनवाई की। 28 व्यक्ति इसमें से पकड़े गए, 2 व्यक्तियों को शक का लाभ देकर छोड़ दिया गया, 2 व्यक्ति पुलिस के मुखबिर बन गए। 2 व्यक्ति ने कहा कि हम सरकारी गवाह बन जाएंगे। 26 व्यक्तियों के ऊपर यह मुकदमा चला गया। और जब मुकदमा चला और इसकी जब मुकदमे की कार्रवाई चली, तो उस कार्रवाई के बीच में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को जो सरकारी वकील दिया गया, वो वकील किसी लेवल का नहीं था। उस वकील की वकालत का ज्ञान बहुत कम था। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने कहा कि मैं खुद अपनी वकालत करूंगा। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने खुद अपनी वकालत करना शुरू किया। उस समय की जो अंग्रेजों का चीफ जस्टिस था कोर्ट का, उसने जब अपील डाली गई तो उसने टिप्पणी की कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल महाषड्यंत्रकारी है, इसको किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो यह दोबारा क्रांतिकारियों को जोड़ लेगा, दोबारा षड्यंत्र करेगा और अंग्रेजों को बाहर भगाएगा। प्रांतीय गवर्नर को, वायसराय को अपीलें भेजी गई, लेकिन किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अंग्रेज पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी से बहुत डरते थे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पूज्य स्वामी जी महाराज के ऊपर भी लगातार षड्यंत्र चलते रहते हैं। आप हमें देखेंगे तो रामलीला मैदान में हुआ, रामलीला मैदान के बाद आज भी हम देखेंगे तो विदेशी कंपनियां लगातार षड्यंत्र करती रहती हैं, लेकिन पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जैसे कभी झुकते नहीं थे, कभी रुकते नहीं थे। वैसे ही आपका पतंजलि योगपीठ भी सेवा के कार्यों में कभी झुकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। काकोरी केस का मुकदमा लड़ने वाले सरकारी वकील, जैसा मैंने आपको बताया, पंडित जगत नारायण मुल्ला जी थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सगे साले थे। उन्होंने पूरी कोशिश की कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, इनको फांसी की सजा करवाई जाए। उन्होंने केस को खूब अच्छे से लड़ा। लास्ट में जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी जेल में थे और जब उनको फांसी की सजा दे दी गई, तो उन्होंने लिखा है, एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि ये जो मुल्ला जगत नारायण है, ये अंग्रेजों के इतने खास थे कि इनको उस केस को लड़ने के लिए 1 लाख रुपए की फीस दी गई। 20 रुपए तोला सोने का रेट है। 1 लाख रुपए मुल्ला जगत नारायण को फीस लड़ने के लिए दी जा रही है कि क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दिलवानी है। और ये अंग्रेजों के इतने खास थे कि कोई भी कमेटी बनती थी आजादी से पहले, हर कमेटी में ये होते थे। 1938 तक ये लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। तो बिस्मिल जी ने लास्ट में अपना एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि देश की सेवा के लिए मैं तो दोबारा जन्म लूंगा, पंडित जगत नारायण मुल्ला जी को मेरा नमस्कार कह देना और उन्हें कहना कि हमारे खून से लथपथ 1 लाख रुपयों के ऊपर सोकर उनको नींद आ जाए। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? वो पंडित जगत नारायण मुल्ला की है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सगे साले थे। कोर्ट में जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी 76 पेज की एक लिखित अपील डाली, और 76 पेज की जो अपील जब उसके कोर्ट के जो चीफ जज ने पढ़ी, तो चीफ जस्टिस था लुइस शर्ट्स। उसने पूछा पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी से कि मिस्टर रामप्रसाद, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी यू हैव टेकन द डिग्री ऑफ लॉ। उसको जब उसने पढ़ा कि ये तो ऐसी लगती है कि जैसे किसी लंदन के विलायत के किसी कानून की डिग्री लेने वाले किसी अच्छे विद्यालय से ये पढ़कर कोई व्यक्ति ने लिखी हो, तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी उस समय भी हंस पड़े। और वो जो कोर्ट की कार्रवाई होती थी ना, उसका मजाक बनाते थे, वो उसको सीरियसली नहीं लेते थे। उनका एक ही संकल्प था कि हमें तो फांसी के फंदे पर झूलना है, क्योंकि हम शहादत देंगे तो ही नए क्रांतिकारी खड़े होंगे। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी ने हंसते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, ए किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री।
तो कहता क्षमा करें महोदय, सम्राट बनाने वाले को किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल थे, ऐसा उनका चरित्र था, ऐसे उनके चिंतन का स्तर था। मुल्ला जगत नारायण जो विलायत के पढ़े हुए थे, वो जब दलील देते थे तो वो दाएं बाएं बगले झांकते थे, ऐसा ऐसा मस्तिष्क उनका था, ऐसी बुद्धि उनकी थी।